तो किसान की इनकम बढ़ेगी कैसे। 2012 में बहुत कम वोटों से मार्जिन से मैं हारा, और इस बार लहर जो झूठ बोल करके पैदा की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसके कारण मैं हारा। क्योंकि आज मीडिया की स्थिति यह है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, और मीडिया प्रभावित है सरकार से। एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये सारे हथकंडे अपना करके इसको कब्जा करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, जनता इनको नकार चुकी है, और उसका जवाब जनता अपना वोट विपक्ष को दे करके 2022 में इनका सवाल का जवाब देगी। आज तक सरकार ये भी कहती रही है कि हम किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत का कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई ट्रांसमीटर फिट होने वाला है। वाले कानून ये लोग लेकर के आए हैं वो किसान के लिए नहीं है। ये जनता का जो जनादेश है उसके खिलाफ काम करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे लोगों के खिलाफ रिपोर्टें हो रही हैं, जबरदस्ती दबाया जा रहा है। ऐसी मांगें जो सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के मुख से आपको सुनने को मिल रही है। नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया का ये लाइव बुलेटिन। और इसमें हम लोग स्पेशल इंटरव्यू का कॉलम स्टार्ट किया हमने, और इस कॉलम में हम उन शख्सियत को आमंत्रित करते हैं जो पॉलिटिकल क्षेत्र में पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए पॉलिटिकल क्षेत्र में अब भी विद्यमान हैं और अपने अच्छे कार्यों की वजह से पूरे क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इस वक्त हमारे बीच राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हस्तिनापुर क्षेत्र मेरठ सहारनपुर मंडल के चौधरी यशवीर सिंह। और पिछले 40 वर्षों में अगर चौधरी यशवीर सिंह जी की राजनीति की बात करें तो बिल्कुल स्वच्छ और वेदाक छवि के राजनेता रहे हैं। और किसानों के बीच में अगर कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्रदेश लेवल का हो या फिर राष्ट्रीय लेवल का हो, चौधरी यशवीर सिंह हमेशा कदम ताल मिलाकर किसानों के साथ खड़े रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी की मौत हो जाने के बाद इस वक्त जो समीकरण बन रहे हैं उस पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो वर्तमान में जिला पंचायत और जो चुनाव बीते हैं, और इसके अलावा जो जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, उस पर क्या समीकरण है, इस पर भी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और मैं आपका धन्यवाद भी अदा करता हूं और ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो शुरुआत हुई आपकी राजनीति से अब तक, उसका एक छोटा सा सफ़रनामा आपके शब्दों में दर्शकों तक पहुँच जाए। जैसा आपने बताया कि मैं इस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल का, जिसको ये पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश हुआ करता था जी। अब पार्टी ने इसको संगठन के हिसाब से पहुंच करने के लिए 3 जगह बांटा है, हस्तिनापुर क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र जी। इनके 3 जगह अलग अलग क्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए, और मैं हस्तिनापुर क्षेत्र का अध्यक्ष मैं हूँ जी। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, छात्र राजनीति से ही हम मेरठ में पढ़ने आए नानाचंद डिग्री कॉलेज के अंदर, और छात्र पॉलिटिक्स से ही हमने राजनीति शुरू करी। और राजनीति के अंदर हमने शुरू से ही किसानों का मुद्दा, क्योंकि हम किसान हैं, किसान फैमिली को बिलोंग करते हैं, किसानों की समस्याओं को समझते हैं, उनके सामने क्या क्या कठिनाई है, कितनी बुरी स्थिति में किसान है, मजदूर है इस देश का, उसको समझते हैं। उनको लड़ाई लड़ते हुए हम आज तक आगे बढ़े हैं। और मैं जिले का अध्यक्ष रहा लगभग 10 साल, फिर मंडल का अध्यक्ष रहा, अब जोन का अध्यक्ष हूँ, और 2 बार में विधानसभा चुनाव लड़ा शिवालखास विधानसभा से, 2012 में और 2017 में। 2012 में बहुत कम वोटों से मार्जिन से मैं हारा, और इस बार लहर जो झूठ बोल करके पैदा की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसके कारण मैं हारा। पहले की जो राजनीति थी, जब आपने शुरुआत की होगी छात्र राजनीति के जीवन से, मेरठ में वैसे भी जो मेरठ के जो तमाम कॉलेज हैं मेरठ से संबंध, चाहे NS कॉलेज रहा हो, NS कॉलेज से तो आपने शुरुआत की है, मेरठ कॉलेज है, तो यहाँ का जो छात्र राजनीति है वो काफ़ी बड़े लेवल पर जाती है, राष्ट्रीय स्तर तक गई हुई है। तब से आपने शुरुआत की। आज की राजनीति को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको कहाँ चूक मालूम पड़ती है या कहाँ पर कुछ अच्छाई दिखाई देती है? नहीं, पहले जो लोग पॉलिटिकल लोग थे, जो मेरठ से निकले, जो छात्र नेता थे मेरठ कॉलेज के, वो आज जो आपने कहा पूरे देश में कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्थानों पे हैं, चाहे वो IAS हों, IPS हों या पॉलिटिकल नेता हों। ऐसे बहुत से लोग यहीं मेरठ कॉलेज से निकले, नानाचंद डिग्री कॉलेज से निकले। तो ये एक कहना चाहिए नर्सरी है, यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, मेरठ की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत कुछ गाइड करते हैं कॉलेज। आज की परिस्थितियों में क्या आप? आज की परिस्थिति में भी स्थिति यह है कि कॉलेजों से हमारे जो नौजवान निकल करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी सोच है, बहुत अच्छा
उनका विचार है, उनके काम करने का तरीका है, हाईटेक हैं। वो जो आज सोशल मीडिया से उससे उसको कैसे इस्तेमाल करना उसको जानते हैं आज के छात्र नेता। और वही सब नर्सरी होती है, छात्र नेता से ही नर्सरी होती है इसकी। जैसे पहले का जो समय था वो ज़मीनी लेवल पर राजनीति करने का था, लेकिन अब जो वर्तमान जो समय है वो सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया, तो सोशल मीडिया पर कहीं ऐसा लगता नहीं कि कुछ राजनीति का दायरा सिमट रहा है? सोशल मीडिया पे भी वही लोग सफल हैं जो क्षेत्र में राजनीति करते हैं, क्योंकि आप अपने जो आपने किया उसको तो दिखा रहे हैं आप। लेकिन अगर आपको उस चीज़ को जनता से जुड़ के नहीं कर रहे हैं या जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कितना अपने पेज पे डाल रहे हैं, क्या समस्याएं क्या उठा रहे हैं, जनता से जुड़ी समस्याएं उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, इसका बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया में। क्योंकि आज मीडिया की स्थिति यह है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, और मीडिया प्रभावित है सरकार से। वो उतनी बात देता ही नहीं, इतनी बात उनको जो आज किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बेरोजगारी की कौन समस्या मीडिया उठा रहा है, जबकि उसको उठाना चाहिए। हाल फिलहाल में जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह जी, वो अपने पिता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति पर चलते हुए, उनकी विरासत को संभालते हुए, बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए अब तक रालोद को एक अच्छी पोजीशन में ले आए थे। अब उनके जाने के बाद जो चुनौतियां आने वाली हैं उनके संबंध में आप क्या मानते हैं? कौन सी ऐसी जो बड़ी चुनौती है उसको फेस करना पड़ेगा रालोद को? देखिए, चौधरी साहब ने जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और आज तक जब तक उनका स्वर्गवास हुआ है, उन्होंने हमेशा जो चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा थी, उनके आदर्श थे, उनके काम थे, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पर चल कर के किया। और वो रास्ता है किसान मजदूर गांव से होकर के रास्ता जाता है, खुशहाली का रास्ता, जो गांधी जी ने भी कहा। और बड़े चौधरी साहब भी ये कहा करते थे चौधरी चरण सिंह जी कि किस देश की खुशहाली का रास्ता गाँव की गलियों से होकर गुजरता है। उसी चीज़ पर वो चौधरी अजीत सिंह जी आजीवन चले, और उसी जीवन पर चलते हुए पहले किसान को गन्ना डालने में, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो गन्ने की खेती होती है पश्चिम में खासकर, यहाँ पे मिल नहीं थे गन्ने के। जब उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने 40 किलोमीटर की दूरी एक मिल पे दूसरे मिल के बीच की हुआ करती थी, उसको 15 किया और 40 मिल लगवाए। उससे इस प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ, और उसका गन्ना टोटल जो पहले लुटता था वो मिल पे जाने लगा। अभी हम चुनौतियों की बात कर रहे थे कि कौन सी चुनौतियाँ फेस करने वाला है रालोद? नहीं, रालोद जयंत चौधरी जी क्योंकि बहुत दिन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने चौधरी साहब से सीखा है, चौधरी अजीत सिंह जी से सीखा है, उनके साथ रह के, तो वो हर समस्याओं को जानते हैं। वो पार्लियामेंट में रहे हैं। उन्होंने एक जो आज आप कानून देखते हैं, जो मुआवजे वाला कानून है किसान के लिए, पहले लूट हुआ करती थी किसान की ज़मीन की, जो नया कानून बना उसका प्राइवेट बिल लाने का काम जयंत चौधरी ने किया था, जिस पे एक कानून बना। और जो मुआवजा 4 गुना मिलता है सर्किल रेट का, वो सिर्फ उनके प्राइवेट बिल में बना। एक बात। दूसरी बात ये, मुद्दे आज भी किसान का ही है, मुद्दा आज भी नौजवान का है, मुद्दा आज भी बेरोजगारी का है, मुद्दा महंगाई का है। ये सारे मुद्दे ऐसे, मुद्दा कानून व्यवस्था का है, भ्रष्टाचार का है, वही मुद्दा, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। किसानों की बात चल रही है, तो किसानों को लेकर के पिछले लगभग 1 साल होने को है, किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे चरम पर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता वहां पर लगातार डेरा डाले हुए हैं, राकेश टिकैत, और अपनी पूरी कारवां के साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन आज तक सरकार ये भी कहती रही है कि हम किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत का कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई ट्रांसमीटर फिट होने वाला है। किसान आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं? तीनों काले कानून ये लोग लेकर के आए हैं, वो किसान के लिए नहीं है, वो उद्योगपतियों के लिए है। उद्योगपतियों में उनके 3-4 मित्र हैं जिनके लिए वो कानून ये बना करके लेकर के आए कि कैसे, क्योंकि जब कोरोना आया इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो सारी इकोनॉमी ठप हो गई। और अगर कोई बढ़ी और या बची तो वो एग्रीकल्चर की बची, और यही बढ़ी तो उनकी निगाह इस पर गई कि किस तरह से ज़मीन को हम दाएँ एन के प्रकरण इसको कब्जाने का काम करें। और ये कानून उसके कानून है कि वो किस तरह ज़मीन पर हमें मजदूर बना दें और खुद इसके मालिक बन जाएं और खुद अपने हिसाब से इस देश को चलाएं। इसका विरोध है किसान में। और जहाँ तक सरकार के आपने कहा बात करने का, कि उन्होंने कहा बात करने को तैयार है सरकार बात करना नहीं चाहती, सिर्फ उसको टालना चाहती है। क्योंकि सरकार ने जब उनसे वादे कर लिए, उन्होंने आज आप देखिए अडानी ने पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह उन्होंने गोदाम बना दिए बड़े बड़े, तो वो बातचीत करने के बाद बनाए।
तो सरकार तो प्रतिबद्ध किसके प्रति है? किसान के प्रति नहीं है, जवाबदेही है उनकी और उद्योगपतियों के प्रति। इसलिए वो सिर्फ बहाना करते हैं बात करने का। नहीं तो आज तक इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली के अंदर किसान को जाने से रोका गया हो, अपनी बात कहने से रोका गया हो। आज किसान 7 महीने से बॉर्डर पड़ा हुआ, 400 किसानों की शहादत हो चुकी है अब तक, तब भी ये सरकार पिघलने को तैयार नहीं। अपने अहंकार में, घमंड में अपने उद्योगपति मित्रों का फायदा करने के लिए इसको लागू करना चाहती है। अच्छा, इतना लंबा अरसा बीत गया है, किसान आंदोलन जो है एक लंबा समय हो गया है, करीब 7-8 महीने होने को है। कहीं आपको लगता नहीं कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है तो कुछ कहीं ऐसा लगता नहीं कि जो किसान नेता हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं? ये आंदोलन का स्वरूप होता है। जब आंदोलन चलता है तो हमेशा एकदम बहुत तेज़ी पे नहीं चलता, कभी तेज़ होता है, कभी धीमा होता है, फिर तेज़ होता है। ये चरण है आंदोलन के। लेकिन ये आंदोलन का पूरे देश के अंदर किसान के दिमाग में, जहन में, उनके बच्चों में, मजदूरों में ये बात घर कर गई है कि ये सरकार किसान मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। बंगाल में देना पड़ा इनको। और जो आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है अभी 2022 में, ये और भी कई राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें जनता इस चीज़ का हिसाब देगी इनको। 2022 की क्या प्लानिंग है रालोद की? 2022 में हमारी तैयारी है कि हम बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता खड़ा करने का काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कोरोना के दौरान जो पंचायतों का दौर चला, किसान मुद्दे को लेकर के इन्होंने किसानों को दबाने का काम किया सरकार ने। 28 तारीख की रात की घटना, जहां ये राकेश टिकैत को एक तरह उठा के ले जाकर आंदोलन ख़त्म करना चाहते थे। उसके बाद जो जयंत चौधरी निकले और उन्होंने 55 जनसभाएँ की हैं, 55 महापंचायतें की हैं, तो वो उसको हम मूर्त रूप देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए किसानों तक ले जा रहे हैं और हम बूथ स्तर तक अपना काम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2022 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा लेवल का, तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है? क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में राष्ट्रीय लोकदल में कहीं ना कहीं माइनस या वीक पॉइंट देखने को मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी मजबूत स्थिति में आप रहेंगे या क्या कंडीशन रहने वाली है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों और मजदूरों की पार्टी, जैसा कि मैंने पहले कहा, और कुछ झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके, हिंदू मुस्लिम की बात करते, भाई को लड़ा करके इन्होंने सत्ता और वोट हासिल करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट को लूटने का काम किया, चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, या किसान की इनकम दुगनी होने की बात हो, या 1 करोड़ रोजगार देने की बात हो। ये सारी चीज़ें ऐसे झूठ बोल करके आए। इस बात को सारे लोग समझ चुके हैं और सबकी निगाहें, सबकी आशा, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, उन सब की निगाह सिर्फ जयंत चौधरी पे है, राष्ट्रीय लोकदल पे है कि यही ऐसी पार्टी है जो किसानों, मजदूरों, नौजवानों की बात करती है और हमारे हित में जो काम करेगी वो यही दल। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है किसानों का गढ़ कहा जाता है और राष्ट्रीय लोकदल के जो आधार स्तंभ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ को लेकर के जो आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरत वाली जो चीज़ है वो क्या है? कुछ ऐसी मांगें जो सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के मुख से आपको सुनने को मिल रही हो। देखिए, किसान की, मजदूर की, नौजवान की या व्यापारी की सबसे बड़ी मांग ये है कि उनकी इनकम कैसे बढ़े। आज किसान की, इनकी सबकी इनकम माइनस 36% पर आ गई है, माइनस पे, जबकि ये कहते थे हम दुगनी करेंगे 2022 में, वो उल्टी माइनस में चली गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है किसान की आय और उसकी फसल का स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके उसका समर्थन मूल्य दिलवाना, सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ें जो उनका उपयोग में चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो बिजली हो, खाद हो, डीजल हो, बाकी चीज़ें, संसाधन, बीज हो, ये जो महंगे हुए हैं, इसको सस्ता करने का काम अगर सरकार नहीं करेगी या हम लोग नहीं करेंगे तो किसान की इनकम बढ़ेगी कैसे? तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनकी इनकम बढ़े कैसे। जब किसान की इनकम बढ़ेगी तभी मजदूर की बढ़ेगी, तभी व्यापारी को पैसा मिलेगा, तभी हमारी फैक्ट्रियाँ चलेंगी। गन्ना मूल्य जो है, गन्ने मूल्य का भुगतान, ये सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के पिछले जो 4-5 वर्ष बीता है उसमें आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्या उसका परिणाम हासिल हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने सहारनपुर में कहा अपनी रैली के अंदर कि हमने गन्ने का भुगतान कर दिया है। उनको ये शोभा नहीं देता था जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली। आज भी हमारे सब संघर्ष के बाद भी
कई हज़ार करोड़ रुपया गवर्नमेंट पे किसानों का बकाया पिछला है और इस सीज़न का अलग है। करीब 15-16 हज़ार करोड़ रुपया आज की तारीख में किसान का उन पर बकाया है। तब बकाया जब किसान को एक पैसा गन्ने पर पिछले 4 साल के अंदर रेट में बढ़ कर के नहीं मिला और लागत में उसकी 3 गुना वृद्धि होगी। तो किसान की इनकम तो कहीं रही नहीं, किसान का भुगतान नहीं कर रहे। आज आप किसान के पास बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं, दवाई के पैसे नहीं। किसान हज़ारों की संख्या में हर गांव में 10-10, 20-20, 33 आदमी बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मरे इस बार। अच्छा, हाल ही में जैसे जिला पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ और उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना भी बाकी है, तो ऐसी परिस्थितियों में रालोद की भूमिका कहाँ रही थी और इसमें क्या कुछ परिवर्तन या क्या कुछ फेरबदल करने की गुंजाइश है? देखिए, जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष का हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का हो, या क्षेत्र पंचायत मेंबर का हो, या उसका क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख का हो, ये ग्रामीण परिवेश के चुनाव हैं। और ग्रामीण परिवेश के चुनाव में ये बात सिद्ध कर दी ग्रामीण जनता ने कि बीजेपी का कहीं स्थान नहीं है। हर जिले के अंदर उनको नकार दिया जनता ने और विपक्ष को ये ताकत दी है कि वो अपना अध्यक्ष बनावे, अपना प्रमुख बनावे। लेकिन ये एन केन प्राकेन ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, सरकार के बल पर, गुंडों के बल पर ये अपने अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो और चाहे अध्यक्ष हो जिला पंचायत के। ये जनता का जो जनादेश है उसके खिलाफ काम करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे लोगों के खिलाफ रिपोर्टें हो रही हैं, जबरदस्ती दबाया जा रहा है, प्रशासन का मिसयूज किया जा रहा है, पैसे धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम मेरठ के अंदर भी, आसपास भी, हम और समाजवादी पार्टी मिल करके जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। आज ऐसा कोई जिला नहीं जिसके अंदर पुलिस और प्रशासन को इन्होंने ना लगा रखा हो, हमारे कैंडिडेटों को नोटिस देने का काम ना कर रहे हो, झूठे मुकदमे लिखवाने का काम ना कर रहे हो, डराने का काम ना कर रहे हो। ये सारे हथकंडे अपना करके इसको कब्जा करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, जनता इनको नकार चुकी है और उसका जवाब जनता अपना वोट विपक्ष को दे करके 2022 में इनका सवाल का जवाब देगी। 2022 का जो इलेक्शन होगा उसमें गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी और आप लोग उसमें कितना परसेंटेज कहाँ पे खड़े हुए पाते हैं? जो हमारा गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी से है। हमारा गठबंधन उनसे रहेगा, लोकसभा में भी था हमारा, अब भी उनसे रहेगा। और हमारा गठबंधन ही पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी का जो अल्टरनेट है, जो जनता को दिखाई देता है कि अगर कोई लड़ रहा तो ये गठबंधन लड़ रहा है, और अगर कोई भला कर सकता है इस प्रदेश में किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, तो ये गठबंधन की सरकार कर सकती है। इसको वोट देने का काम आम आदमी करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गठबंधन की आने वाले समय में सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल जिस स्थिति में अब चल रही है, जो नेतृत्व मिला है उसको नया, जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और उनके नेतृत्व में अब एक युवाओं की फौज भी लगभग उम्मीद है कि तैयार होगी। और युवाओं की फौज अगर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर राजनीतिक मंसूबों को कामयाब करने में लग जाती है तो मुझे लगता है कि एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा और किसान आंदोलन भी एक नए सिरे से शुरुआत होगी। किसानों के लिए कुछ नए परिणाम हासिल होंगे और इस तरह के तमाम शख्सियत हमारे इस कार्यक्रम में लगातार आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप कोई राजनीतिक जो हमारे लोग आते हैं जिनसे हम लोग इनका इंटरव्यू साक्षात्कार करते हैं उनसे कुछ नए सिरे पर बातचीत करनी चाहिए तो उसके भी राय या मशवरा आप हमें दे सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।